जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक मोमेंट्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड इज अ स्टोरी रिटन बाय मुल्कराज आनंद। लॉस्ट का मतलब खोया हुआ और चाइल्ड यानी बच्चा, यानी ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो खो गया था। स्टोरी को या लेसन को पढ़ने से पहले हम इसकी थीम को समझ लेते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड इज अ हार्ट वार्मिंग स्टोरी। लॉस्ट चाइल्ड एक हार्ट वार्मिंग यानी दिल को छू लेने वाली कहानी है। और ये किसकी कहानी है? जो इसका सेंट्रल कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है, वो है एक बच्चा। द स्टोरी हाईलाइट्स द इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ चाइल्ड्स हार्ट। ये स्टोरी एक बच्चे की इनोसेंस यानी उसकी मासूमियत को बताती है और उसके दिल कितना साफ है, सच्चा है, निष्कलंक है, ये बतलाती है। इट्स एन इमोशनल जर्नी ऑफ ए यंग बॉय हु गेट्स लॉस्ट एट ए फेयर। ये हम जान चुके हैं कि द लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी एक चाइल्ड के बारे में है और वो बच्चा कैसा है? यंग यानी छोटा है और वो एक मेले में, फेयर यानी मेला, उसमें गुम जाता है। पहले बच्चा मेला जाता है, फिर मेले में गुम जाता है और फिर मिल जाता है। तो ये जो पूरी जर्नी है वो कैसी है? इमोशनल है, इमोशंस वाली है, क्योंकि वो बच्चा है, मेला जाने पर खुश रहा होगा, गुमने पर दुखी हुआ होगा, लेकिन दोबारा मिलने पर उसमें क्या इमोशनल चेंजेस आए, ये हम इस स्टोरी को पढ़कर ही समझ पाएंगे। दिस स्टोरी शोज द पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप। ये स्टोरी माता पिता और बच्चे के बीच में क्या रिलेशन होता है ये भी बतलाती है। एंड नाउ अबाउट द ऑथर। सो द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद फेमस इंडियन राइटर यानी भारत के प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं और इन्होंने जितना भी अपना राइटिंग वर्क किया है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही किया है। नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकार हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथाएं भी लिखी गई। सो डियर स्टूडेंट्स, इस ब्यूटीफुल इमोशनल एंड हार्ट वार्मिंग स्टोरी को पढ़ने से पहले हम लोग जो ये रेड कलर में इंट्रोडक्टरी आपको लाइंस दी गई हैं इनको समझते हैं। जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनके मीनिंग मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी, आप उनको लिखते चलें। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी हमको मिलेंगे तो उनको भी आपको समझना है। अ चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा है जो कि मेन कैरेक्टर है इस पूरी स्टोरी का, वो अपने पेरेंट्स यानी माता और पिता के साथ फेयर यानी मेला देखने जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड। बहुत खुश है, हैप्पी यानी खुश, एक्साइटेड यानी रोमांचित भी है, जैसे कि बच्चे होते हैं। एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। मेले में स्वीट्स यानी मिठाइयों की दुकानें और टॉयज यानी खिलौने की दुकानें हैं और वो बंद नहीं है, वो डिस्प्लेड यानी दिखाई दे रहे हैं, प्रदर्शित हो रहे हैं और वो चाहता है कि उसके पास हों वो। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके माता पिता उसको वो खरीद कर नहीं देते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज वेन समवन एल्स ऑफर दैम टू हिम। फिर अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि कोई और व्यक्ति उसे वो सारी चीज़ें खरीद कर देना चाहता है लेकिन वो रिफ्यूज यानी मना कर देता है। अब हम लेसन द लॉस्ट चाइल्ड को पढ़ेंगे और इस पॉइंट को ज़रूर से ध्यान रखेंगे कि जो एक इमोशनल जर्नी है कि पहले वो जिन चीज़ों को चाहता था फिर वो नहीं चाहता है, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। अब जो फेयर यानी मेले का टाइम है वो क्या है? फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग यानी बसंत उत्सव है, बसंत का त्योहार है। जब बसंत आता है उसके पहले ठंड रहती है, सर्दियाँ रहती हैं, उसके बाद बसंत यानी स्प्रिंग आता है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड alleys emerged a gaily clad humanity.
मेले में जाने के लिए ह्यूमैनिटी है ना, ह्यूमन बीइंग, इंसान, मनुष्य, स्त्री पुरुष बच्चे सभी, वो गेली क्लेड बड़े खुश हैं और अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। और जो सकरी गलियां हैं उन गलियों में से निकलकर कहाँ जा रहे हैं? मेले में जा रहे हैं। नैरो यानी सकरी, लेन यानी गलियां, अलीज वही सकरी गलियां, सकरा पैसेज। सम वॉक्ड कुछ तो पैदल जा रहे हैं, सम रोड ऑन हॉर्सेस और कुछ घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं। बहुत पुराना समय है जब ऑटो रिक्शा, टेम्पो, शायद ये सब ना हुआ करते होंगे। अदर्स सेट कुछ बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे? कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स। बुलक कार्ट्स है ना, बैलगाड़ियाँ, जो बैलगाड़ी में पीछे जो बांस की उसमें गाड़ी बनी होती थी उसमें बैठे हुए हैं। वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लैग। उन्हीं सब में जो लोग जा रहे हैं ना, एक छोटा बच्चा भी है जो इतना छोटा है कि अपने पापा के, अपने पिता के पैरों के बीच में से दौड़ जाता है। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, इतना खुश है, हंस रहा है और बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि वो फेयर में यानी मेले में जा रहा है और उसकी खुशी ऐसा लग रहा है जैसे कि छलक रही हो। ब्रिमिंग ओवर का मतलब छलकना। जब आप ग्लास में या कप में कोई भी लिक्विड, चाहे दूध, पानी भरते जाएं कि वो उससे बाहर निकलकर गिरने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रिमिंग ओवर, छलकना। तो इस बच्चे की खुशी भी, मेले में जाने की जो खुशी थी, वो ऐसा लग रहा था कि वो छलक रही हो। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। अब उसके पेरेंट्स ने बुलाया, चलो इधर आओ। ही लेग्ड बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे छूट गया था। लेग्ड बिहाइंड यानी पीछे छूट जाना, वॉज लेफ्ट बिहाइंड। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। और ऐसा क्यों हुआ? वो क्यों पीछे छूटा? क्योंकि जो खिलौनों की दुकानें थी एक लाइन से, वो उस दुकानों में लगे हुए खिलौनों को देखकर आकर्षित हो रहा था। वो खिलौने उसको फैसिनेट यानी लुभा रहे थे। ही हरिड टुवर्ड हिज पेरेंट्स। अब जैसे ही उसने आवाज सुनी अपने पेरेंट्स की तो वो तुरंत हरिड टुवर्ड्स यानी पेरेंट्स की तरफ बढ़ा। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल। और इधर उसके पेरेंट्स ने आवाज लगाई, उधर उसके कदमों ने उस आवाज के डायरेक्शन में चलना शुरू किया। यानी बहुत ही उसके जो कदम थे, उसके पैर थे, वो बहुत ही ओबीडियंट थे। His eyes still lingering on the receding toys, लेकिन उसकी जो आंखें थी वो अभी भी रिसीडिंग टॉयज यानी पीछे की ओर छूटती हुई खिलौनों की दुकानों पर लगी हुई थी। एक टक, लिंगरिंग यानी एक टक लगी हुई थी, लंबे समय तक वो देखता जा रहा था। As he came to where they stopped to wait for him, और वो कहाँ आ गया दौड़ते हुए? जहाँ पर कि उसके पेरेंट्स उसका इंतजार कर रहे थे। He could not suppress the desire of his heart, लेकिन वो अपनी जो दिल की डिजायर यानी इच्छा थी उसे सप्रेस यानी उसको दबा नहीं पाया। सप्रेस करना है ना, दबाना। और उसकी इच्छा क्या थी? खिलौने लेने की। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, हालांकि वो बच्चा बड़ा समझदार था, वो जानता था कि उसके मम्मी पापा कभी भी उसकी इस मांग को पूरा नहीं करेंगे। उनकी पुरानी कोल्ड स्टेयर यानी क्या है? बिना किसी इमोशन के जो वो एक टक उसको देखते हैं ना, तो वो जानता था कि वो ऐसा ही करेंगे। और ये एक साइकोलॉजिकली कि बच्चे हर चीज़ उनको चाहिए पड़ती है, चाहे उनको जो उस समय अच्छी लग रही है, लेकिन पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि किस चीज़ की उनको ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। अब उसने रिक्वेस्ट की, मुझे तो वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। उसके पिता ने उसकी ओर गुस्से से देखा। रेड आइड यानी गुस्से से देखा। इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे, और वही जो पुराना उनका बहुत ही क्रूअल सा अंदाज। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे,
लेकिन उसकी माँ, जो आज का माहौल था मेले का, हर कोई खुश है, तो उसमें थोड़ी सी वो मेल्टेड यानी थोड़ी सी सॉफ्ट थी, फादर की तरह उतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी। वो स्टैंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, वो थोड़ी सी कोमल, उसके स्वभाव में कोमलता थी, थोड़ी सी सॉफ्टनेस थी, तो उसने अपनी उंगली दी कि इसको पकड़ लो, एंड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, और उसने थोड़ा बच्चे का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कहा, देखो सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, असल में सामने एक मस्टर्ड यानी सरसों का खेत था जिसमें कि फूल लगे हुए थे। हम लोग सभी जानते हैं कि बसंत में सरसों में पीले फूल आते हैं, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और ऐसा लग रहा था जैसे कि गोल्ड पिघला जा रहा हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स, और खेत भी मीलों दूर तक फैले हुए थे, एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और बिल्कुल समतल जमीन थी। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, तो कुछ जो वो थी ड्रैगन फ्लाइज है ना, बड़ी सी मक्खी होती है चमकदार पंखों वाली, तो वो मक्खियाँ बसलिंग यानी इधर उधर घूमना, जिसको कहते हैं ना भिन भिन आ रही थी, घूम रही थी, और उनके जो पंख थे वो बड़े चमकदार, कॉडी यानी चमकदार, और पर्पल यानी बैगनी रंग के थे। इंटरसेप्टिंग यानी बाधा डालना, रुकावट डालना, द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, क्योंकि खेत थे सरसों के, फूल लगे हुए थे, तो वहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाई यानी तितलियाँ, और जो काली मक्खियाँ होती हैं ना, शहद वाली मक्खियाँ, वो भी किसकी तलाश में, फूलों से स्वीटनेस लेने के लिए वहाँ पर उड़ रही थी। और ये जो ड्रैगन फ्लाइज थी ना, ये इंटरसेप्ट कर रही थी, यानी इनके रास्ते में रुकावट डाल रही थी। The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. अब वो बच्चे का ध्यान थोड़ा तितलियों की तरफ आ गया, और उसने क्या किया, उनको एयर में यानी हवा में, मक्खियाँ भी उड़ रही थी, तितलियाँ भी और ड्रैगन फ्लाई भी, तो उनका पीछा किया विद हिज गेज, और एक टक देखते हुए, ताकि वो उसकी नज़रों से ओझल ना हो। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, और वो थोड़ी दूर उड़ने पर कोई जाके फूल पर बैठ जाती और रेस्ट करने लगती। एंड ही वुड ट्राई, और वो क्या करता, जैसे ही तितली या मक्खी फूल पर बैठती तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करता, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता तो इट किसके लिए आया, बटरफ्लाई के लिए और बी के लिए, तो वो फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग यानी वो फड़फड़ाकर हवा में उड़ जाती। When he had almost caught it in his hands, कब, जबकि जैसे ही उसको लगता कि अब तो पकड़ लेगा, वैसे ही वो उड़ जाती। Then his mother gave a cautionary call, अब तो उसकी माँ ने एक उसको कॉल यानी एक आवाज लगाई, एक उसको कॉशनरी यानी अलर्ट करने के लिए, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, अब फुटपाथ पर आ जाओ, क्योंकि रोड पर तो गाड़ियां चल रही हैं, बैलगाड़ी वगैरह, तो फुटपाथ पर आ जाओ। ये पूरा सीन आप जब पढ़ते जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि जैसे हम खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस जो ये विधा होती है इसको कहते हैं इमेजरी, यानी आपकी आंखों के सामने शब्दों के माध्यम से वो जो चित्र है वो जीवित हो जाता है। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. अब जब उसकी माँ ने उसको कॉशनरी कॉल दिया, यानी एक धमकी भरा कि अब तो आना ही पड़ेगा, तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ गेली यानी बड़े ही खुश होके दौड़ा, एंड वॉक्ड एब्रेस्ट ऑफ देम, यानी एब्रेस्ट ऑफ देम यानी उनके बाजू में चलने लगा। अभी तक क्या था, वो पीछे देखता था, लेकिन अब वो उनके साथ जिधर वो देख रहे थे उसी डायरेक्शन में चलने लगा। फॉर ए वाइल, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. बसंत का उत्सव था, ठंड के बाद में बसंत आता है, तो जो छोटे छोटे इंसेक्ट थे वो भी अपने हिडन यानी अपने छिपे हुए स्थानों से बाहर निकलकर और
जो सनशाइन को यानी सूरज की रोशनी को एंजॉय करने के लिए, बड़ी लिटरेरी स्टाइल में लेखक ने लिखा है, उड़ रहे थे। अब ये बच्चा फिर से पीछे छूट गया और इस बार खिलौनों के लिए नहीं, बल्कि वो जो छोटे छोटे इंसेक्ट यानी कीड़े थे और दूसरे जैसे कि फ्लाइज थी, बटरफ्लाई थी, तो उनको जो फुटपाथ के साथ में उड़ रहे थे, तो उनकी तरफ इस बार आकर्षित हुआ और उनको देखने के लिए पीछे रह गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव। अब पेरेंट्स आगे चलते हुए, ग्रोव यानी झुरमुट यानी पेड़ों का समूह, तो वो लोग वहां पर जाकर खड़े हो गए और वहां से उन्होंने बुलाया कि चलो वापस आओ इधर। दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, और वो एक कुआं था, उसके जो बाउंड्री थी उसके उस पर वो बैठ गए। ही रेन टूवर्ड्स देम, वो दौड़कर उनके पास पहुंचा। किनके पास? अपने पेरेंट्स के पास। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। जब वो दौड़ता हुआ पहुंचा तो क्योंकि वहां पर जो पेड़ों का झुरमुट था, घना समूह था, और बसंत के मौसम होने के कारण उन पर फूल भी लगे थे, तो उसकी जब वो उन पेड़ों उसकी टहनियों से टकराया तो उसके ऊपर वो फूल गिर गए। Forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. अब वो क्योंकि बहुत छोटा बच्चा था और बहुत खुश था, तो वो अपने पेरेंट्स को के पास न जाकर जो वो पंखुड़ियां गिरी उनको इकट्ठा करने लगा। But lo, he heard the cooing of doves and ran toward his parents. लेकिन उसको तभी डव यानी एक जो बर्ड होती है उसकी आवाज सुनाई दी। अब वो अपने पेरेंट्स की ओर दौड़ा चिल्लाते हुए, द डव, द डव, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। और वो जो डव उसको आवाज सुनाई दी तो वो अपने मम्मी पापा के पास दौड़कर ये बोलते हुए गया कि देखो देखो वहां पर डव है, और उसके हाथ से वो पेटल्स यानी जो पंखुड़ियां थी वो गिर गई। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड। लोगों ने फिर से बुलाया। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब उन्होंने बच्चे को फिर से बुलाया। Who had now gone running in wild capers. अब वो बिल्कुल एक्साइटमेंट में रोमांचित होकर दौड़ रहा था बैनियन यानी बरगद के पेड़ के चारों तरफ। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग, और उन्होंने क्या किया कि वो जो एक सकरा रास्ता था उन्होंने वो मेले तक पहुंचने के लिए वो रास्ता ले लिया, जो कि लेट टू द फेयर थ्रू द, जो कि मस्टर्ड सीड्स यानी जो सरसों के खेत थे उनके बीच में से जाता था। एज दे नियर्ड द विलेज, जब वो लोग गांव के नजदीक पहुंचे, गांव के नजदीक का मतलब जो मेले की जगह थी वहां पर पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। तो बच्चे ने देखा कि वहां पर तो वैसे कई फुटपाथ बन गए हैं, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जिन पर की बहुत सारी भीड़ आ रही है। यानी क्योंकि मेले के चारों तरफ अलग अलग गांव से अलग अलग डायरेक्शन से लोग चलकर आ रहे थे, इसलिए बच्चा क्योंकि वो छोटा था तो उसने कहा कि भीड़ के कारण बहुत सारे फुटपाथ्स बन गए हैं। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर। अब जो फेयर था यानी जो मेला था वो एक तरह से वर्लपूल यानी भंवर की तरह बन गया था। भंवर जानते हैं ना, पानी में जब गोल गोल लहरें घूमने लगती है उसको बोलते हैं वर्लपूल। तो यहाँ पर जो मेला था वो सेंटर पॉइंट था और उसके चारों तरफ लोग अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे थे, यानी जो भीड़ का केंद्र था उसके चारों तरफ लोग अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और उसको एक बार तो ऐसा लगा कि वो रिपेल का मतलब कहना चाहिए कि वो पीछे की तरफ हटने लगा जब उसको इतनी भीड़। अट्रैक्शन यानी अट्रैक्ट का अपोजिट होता है रिपेल होना, विकर्षित होना। एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, लेकिन उसको बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि अब चारों तरफ इतनी भीड़ थी, जो वो पूरी दुनिया जो इसके पहले वो
अपने घर में रहता था, अपने गांव में रहता था, लेकिन अब जब वो मेले में आया तो देखा कि लोग ही लोग हैं और एक तरह से चारों तरफ कंफ्यूजन, हसल एंड बसल है। हर कोई व्यक्तियों की, लोगों की आवाजें आ रही हैं, तो उसको उसमें बड़ा फैसिनेट हुआ वो। और स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, एक मिठाई वाला था, स्वीट मीट सेलर यानी जो मिठाई बेचता है, उसने हॉग्ड यानी आवाज लगाई। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, तरह तरह की मिठाइयों की। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जो मेले में जहां वो एंटर हो रहा था वही कोने पे खड़ा था वो। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और एक बहुत बड़ी भीड़ उसका काउंटर जहाँ पे वो मिठाइयों को बेच रहा था वहां पर खड़ी हुई थी, यानी लोगों ने वहां पर दबाव बनाया हुआ था, इकट्ठे थे। एट द फूट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और जो मिठाइयाँ थी वो सोने चांदी के वर्क यानी उन पे पत्ता चढ़ा हुआ था। और जो वो स्वीट मीट सेलर था उसने आर्किटेक्चर यानी उसकी जो संरचना थी, आप लोग देखो मिठाई की दुकान पर बर्फी लड्डू को जो सेलर रहते हैं वो किस तरीके से सजा कर रखते हैं, तो यहाँ पर जो ऑथर है वो यही बता रहे हैं कि मिठाई वाले ने वो मिठाई को भी इस तरीके से सजाया हुआ था। The child stared open-eyed and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. लड़के ने तो इतनी सारी मिठाइयों को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि उसकी जो सबसे फेवरेट स्वीट थी वो क्या थी? बर्फी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ये स्लोली मरमर्ड, वो अपने आप से ही बुदबुदाया, धीरे धीरे बोला, मुझे तो बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, लेकिन वो जानता था, उसने ये अधूरे मन से ही कहा कि वो चाहे कितनी रिक्वेस्ट कर ले, प्ली है ना रिक्वेस्ट कर ले, कितनी विनती कर ले, कितनी आग्रह कर ले, लेकिन उसके पेरेंट्स उस रिक्वेस्ट पर हीड यानी ध्यान नहीं देंगे। हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, और उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे? तुम तो लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए उसने अपने माता पिता को धीरे से तो बोला लेकिन आंसर का इंतजार नहीं किया। ये बात उसको कैसे पता थी कि वो ऐसा बोलेंगे? इसका मतलब ये है कि इसके पहले भी वो जहां जाता था तो जो चीज देखता था उसकी अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता था, और ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो बच्चा कहे वो सारी बातें पेरेंट्स मान लें। तो किस तरीके से वो हर चीज के बारे में सोचता है और फिर ये भी जानता है कि पेरेंट्स क्या जवाब देंगे, तो उसके पीछे यही साइकोलॉजी है कि वो जो चीज देखता था उसी की डिमांड करता था, और पेरेंट्स देखते थे कि ये चीज यूजफुल नहीं है तो वो मना कर देते थे। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक फूल वाले ने आवाज लगाई, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, कि गुलमोहर एक वृक्ष होता है जिसमें कि ऑरेंज कलर के फूल होते हैं, तो उसकी माला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, फूलों की, गुलमोहर के फूल की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रोन, अब तो बच्चा वो माला देखकर इररेसिस्टिबल यानी कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी तरफ खिंचा चला गया। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, और वो उस टोकनी के पास गया जहां कर की फूल का ढेर बना हुआ था। एंड हाफ मर्मर्ड, और फिर धीरे से बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे तो ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानता था कि उसके माता पिता पक्का माला खरीदने से भी मना कर देंगे, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, तो वो यही कहेंगे देखो कितने चीप टाइप के, कितने सस्ते, कितने बेकार से फूल हैं, ये नहीं लेना। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो अपने माता पिता का जवाब का इंतजार किए बिना वो आगे बढ़ गया। तो फिर से वही कि वो जो चीज देखता होगा वही डिमांड करता होगा, और पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो वो कुछ ना कुछ कारण बताकर उसकी उस डिमांड को मना कर देते थे। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, आगे वो थोड़ा बढ़ा तो एक आदमी एक पोल यानी एक छड़ी लिए था जिस पर के येलो यानी पीला, रेड, लाल, हरा, पर्पल यानी बैंगनी बलून्स वो उस पर बंधे हुए थे और वो उनको उड़ा रहा था।
द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। अब ये बच्चा सिंपली यानी क्योंकि वो बच्चा था, छोटा बच्चा था, तो ये नेचुरल था कि वो बैलून्स को देखकर कैरिड अवे यानी उनकी ओर आकर्षित होता। तो वो आकर्षित हुआ क्योंकि जो बैलून थे वो रेनबो कलर्स यानी बहुत सारे कलर्स के थे और उनके कलर्स भी बड़े सॉफ्ट रेशमी टाइप के थे। सो ही वॉज कैरिड अवे यानी वो आकर्षित हो गया एंड वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस देम। और उसके अंदर एक ओवरवेलमिंग यानी वो बहुत ही तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि कुछ हो ना हो उसे तो वो बैलून चाहिए ही है। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स। लेकिन वो ये बात भी जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको गुब्बारे नहीं दिलाएंगे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। क्योंकि वो ये कहेंगे कि अब तुम इतने बड़े हो गए हो और गुब्बारे से खेलोगे। सो ही वॉकड ऑन फर्दर। अब वो ऐसा सोचकर आगे बढ़ गया। अब उसका बार बार ये सोचेंगे कि उसके पेरेंट्स खराब थे, बहुत क्रूअल थे, लेकिन ये बात ये प्रूव करती है कि वो जहाँ भी जाता था वहाँ पर उसको चीज़ें अट्रैक्ट करती थी और वो उन चीज़ों को लेने की अपने पेरेंट्स से जिद करता था। तो पेरेंट्स हर चीज़ तो बच्चे को नहीं दिला सकते, तो वो कोई ना कोई कारण के साथ मना कर दिया करते थे। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket। जैसा कि मेले में होता है। अब एक स्नेक चार्मर यानी एक सपेरा था जो कि फ्लूट यानी बांसुरी बजा रहा था और जो स्नेक था, जो सांप था, वो उस बास्केट यानी टोकनी में कॉइल यानी ऐसा गोल गोल लिपटा हुआ अंदर था। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक नेक ऑफ ए स्वान। आप लोगों ने अक्सर नाग पंचमी पे ऐसा देखा होगा। तो जब वो फ्लूट प्ले कर रहा था यानी बांसुरी बजा रहा था, तो जो सांप का सिर था वो बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान। स्वान यानी हंस। जैसा आप लोग हंस देखते हैं ना, बतख या हंस देखते हैं, तो उनकी गर्दन जैसी मुड़ी रहती है ना, ऐसी गुलाई में नीचे की ओर। तो इस तरीके से उसने अपना जो हेड था, सिर था, वो किया हुआ था। While the music stole into its invisible ears, जो म्यूजिक था बांसुरी का वो स्नेक के इनविजिबल यानी अदृश्य कानों में जा रहा था। कान उसके दिखाई नहीं देते, अदृश्य में। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। और ऐसा लग रहा था कि जैसे इनविजिबल यानी कि जो अदृश्य जो पानी की लहरें होती है ना, उनकी आवाज रिपलिंग यानी वो आ रही हो। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर। अब जो वो बच्चा था वो सपेरे के तरफ गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक। उसको अच्छा तो बहुत लग रहा था कि बांसुरी बज रही है, सांप भी अपनी गर्दन हिला रहा है, लेकिन फिर उसको अपने पेरेंट्स की बात याद आई कि उसके पेरेंट्स उसको पक्का मना करेंगे कि आपको इस तरह का कोर्स म्यूजिक यानी कर्कश म्यूजिक नहीं सुनना है। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो कि ये सपेरा बजा रहा है, ही प्रोसीडेड फर्दर। तो यहाँ पर भी वो ये सोचकर आगे बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब थोड़ा आगे बढ़ा तो एक राउंड अबाउट, जो मेले में गोल वाले झूले होते हैं ना, तो वो झूला जो कि फुल स्विंग यानी वो चल ही रहा था, उसमें लोग बैठे हुए थे और वो झूला गोल गोल घूम रहा था। मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए व्हर्लिंग मोशन। आदमी थे, औरतें थी, बच्चे थे और वो गोल गोल उसमें घूम रहे थे। श्रीक्ड, कुछ चिल्ला रहे थे। एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और कुछ ऐसा क्योंकि उनको कुछ किसी को चक्कर आ रहे, कुछ आ रहे, ऐसे कुछ पागलपन टाइप में वो ऐसा हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली। अब तो बच्चे ने उन लोगों को एकटक देखा। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। अभी तक तो वो आपने पढ़ा मरमर आता था, बुदबुदाता, धीरे धीरे बोलना, लेकिन अब वो बड़ी जोर से उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की, बहुत तेज आवाज में। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। उसने कहा मैं इस राउंड अबाउट यानी मैं इस गोल वाले झूले में झूलना चाहता हूँ, प्लीज। देयर वॉज नो रिप्लाई। कोई जवाब नहीं आया। अब जो ये बच्चा है अब ये गुम चुका है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। अब जितना उसको मेले में अभी मजा आ रहा था वो सब छोड़ छाड़ कर अब वो अपने पेरेंट्स को देखने लगा। दे वर नॉट देयर
ahead of him. वो सोच रहा था कि उसके मम्मी पापा उससे आगे हैं, लेकिन वो वहां नहीं थे. He turned to look on either side. अब वो दोनों तरफ देखा उसने, आगे देखा, अपने राइट और लेफ्ट साइड देखा. They were not there. लेकिन वहां पर भी वे नहीं थे. He looked behind. उसने पीछे मुड़कर देखा. There was no sign of them. लेकिन वहां भी उनका यानी उस बच्चे के पेरेंट्स का कोई साइन यानी नामो निशान नहीं था. A full deep cry rose within his dry throat. ड्राई थ्रॉट यानी सूखा गला. ड्राई थ्रॉट क्यों हो गया था? डर के मारे, क्योंकि वो छोटा बच्चा था और वो बहुत जोर से अब वो रोने लगा और उसका गला डर के मारे सूख चुका था. एंड विद हिज सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड. और वो इतना घबरा गया कि वो एक झटके से तेजी से दौड़ा. क्यों दौड़ा? अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए. क्राइंग इन रियल फियर. वो सही में डर गया था और रो रहा था. क्यों सही में? क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि वो अपने मम्मी पापा से बिछड़ चुका है. मदर फादर टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज. उसकी आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे और बार बार वो माँ पिताजी ऐसा चिल्ला रहा था. हॉट एंड फियर्स. घबराहट के मारे आंखों से गरम गरम आंसू निकल रहे थे. His flushed face, उसका चेहरा भी घबराहट में लाल हो गया था. Was convulsed with fear. और वो डर के मारे convulsed यानी कांप रहा था. Panic stricken, घबराया हुआ था. He ran to one side first. सबसे पहले वो घबराहट में एक तरफ दौड़ा. Then to the other. फिर उसने देखा वहां पर तो मम्मी पापा नहीं है, तो वो दूसरी तरफ दौड़ा. Hither and thither. इधर उधर. Hither and thither यानी इधर उधर. Here and there. In all direction. कभी आगे भाग रहा था, कभी पीछे, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड. चारों दिशाओं में उसने अपने मदर फादर को ढूंढा. Knowing not where to go. उसको खुद भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ जाए. मदर फादर ही wailed. वो जोर जोर से रोने लगा. माँ पिताजी आवाज लगा के. His yellow turban came untied. और इधर उधर दौड़ने के उसमें उसका जो सिर पे टॉवल बंधा हुआ था पगड़ी जैसा, वो भी अनटाई यानी खुल गया. एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी. और उसके कपड़े भी मैले गंदे हुए, क्योंकि वो दौड़ने में बार बार गिरा भी, उठकर भागा. हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेस ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, ही स्टूड डिफीटेड. बार बार वो टू एंड फ्रो इधर उधर दौड़ता और घबराहट में दौड़ता, तो उसको एकदम से ऐसा लगा जैसे कि वो हार गया है, थक गया है. ही क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स. अब जो उसकी क्राइज थी, जो उसकी चीख थी ना, जो जोर जोर से रो रहा था, अब वो सुबकने लगा. एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आईज. थोड़ी सी दूरी पर जो हरी घास लगी हुई थी वो वहां पर देख रहा था. कैसे? अपनी फिल्मी आईज. यहाँ पे फिल्मी का मतलब पिक्चर नहीं है, मूवी नहीं है. फिल्म का मतलब होता है लेयर, परत. क्योंकि रोते रोते उसकी आंखों में आंसुओं की एक परत बन गई थी, तो वो उस आंसुओं की परत में से उधर देख रहा था. मैन एंड वुमेन टॉकिंग. तो उसको लग रहा था वहां पे कि औरत आदमी बातें कर रहे हैं. ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स. और उसने एक टक अपनी आंसू भरी आंखों से उधर देखा. बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपुल. लेकिन इन लोगों के बीच में उसे अपने मम्मी पापा कहीं नहीं दिखाई दिए. Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. और वो लोग तो केवल हंस रहे थे, बोल रहे थे, क्योंकि वो इसीलिए आए थे. He ran quickly again. अब तो वो फिर से तेजी से दौड़ा. This time to a shrine to which people seemed to be crowding. अब वो दौड़ते हुए जहां पर कि लोग धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे थे. श्राइन यानी संभवतः ये मेला किसी पवित्र स्थल या मंदिर के पास होगा, तो उधर की तरफ दौड़ा. Every little inch of space here was congested with men. वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि एक एक इंच जगह भी आदमियों से भरी हुई थी. But he ran through people's legs. लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच से निकल के दौड़ा, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा था. His little sob lingering. और उसकी
जो लगातार वो सुबक रहा था। मदर, फादर, माँ, पिताजी। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. क्योंकि जो मेला था उसके पास में मंदिर था, तो मंदिर की एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार के पास बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी। मैन जॉसल्ड ईच अदर, लोग बाग एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे, होता ही है भीड़ में। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आईज, और जो लोग थे वो काफी भारी भरकम थे और उनकी जो आंखें थी वो गुस्से में चमक रही थी और उनकी आंखों में एक तरह से मर्डरस यानी बहुत ही निर्दयता का भाव था। हेफ्टी शोल्डर्स, और काफी हट्टे कट्टे थे वो। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट। अब वो बेचारा बच्चा जो कि माँ बाप से बिछड़ गया, उसने किसी तरीके से उनके पैरों के बीच में से रास्ता बनाने की कोशिश की, बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट। क्योंकि वहां पर वो लोग आपस में आगे बढ़ने के लिए झगड़ रहे थे, तो वो उनके ब्रूटल मूवमेंट यानी उनके जो जानवरों की तरीके से जो उनके मूवमेंट थे उन लोगों के भीड़ के, तो कोई उसको इधर धक्का देता, कोई उधर धक्का देता। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वो तो पैरों के नीचे कुचल ही जाता। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, यदि वो बहुत तेज नहीं चिल्लाया होता। फादर, मदर, माँ, पिताजी। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, अब एक आदमी ने, जो कि भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, सर्ज यानी बढ़ना, तो उसकी चीख सुनी। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, वो बड़ी मुश्किल से झुका, क्योंकि इतनी भीड़ में झुकने का मतलब था कि वो भी कुचल जाता। लिफ्टेड इन अप इन हिज आर्म, और उसने झुककर उस बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड। आदमी ने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो। एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, उसने बड़ी मुश्किल से उस भीड़ में से स्टीयर क्लियर यानी रास्ता बनाते हुए वो उसको गोदी में लिया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ, अब तो बच्चा और जम के रोने लगा। एंड ओनली क्राइड, और केवल एक ही बात चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं केवल अपने माँ और पिताजी मुझको चाहिए। तो देखिए ये स्टोरी क्या मैसेज देती है कि जो मदर फादर होते हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले ये बच्चा मिठाई के लिए, बैलून के लिए, गुलमोहर की माला के लिए, स्नेक चार्मर के म्यूजिक के लिए और झूले के लिए मन में सोच रहा था अपने मदर फादर के बारे में कि वो मुझे कभी इसके लिए पैसा नहीं देंगे, और वो आज उनसे जब वो अभी बिछड़ गया है तो वो उसको वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, वो केवल उन्हीं को याद कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है बच्चों आप सभी के लिए कि मदर फादर बहुत वैल्यूएबल होते हैं, बहुत कीमती होते हैं, अनमोल होते हैं, और वो जो कहते हैं वो सही कहते हैं। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, अब वो आदमी बच्चे को सूद यानी चुप कराते हुए वही झूले के पास ले गया। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, तुम घोड़े पर बैठोगे, क्योंकि जो वो मैरी राउंड होता है उसमें ऐसे घोड़ा और इस तरह के बने रहते हैं जिसपे बच्चे बैठकर झूलते हैं। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, वो उधर पास में गया और उसने बच्चे से बड़े प्यार से पूछा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू ए 1000 श्रिल सॉब्स, अब तो बच्चा और जोर से चिल्ला के रोने लगा और केवल एक ही बात चिल्लाता था, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिताजी चाहिए, मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। The man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब वो जो आदमी उस बच्चे को लेकर आगे बढ़ा, कहाँ पर, जहाँ पर कि वो सपेरा अभी भी बांसुरी बजा रहा था। किस पर, वो जो कोबरा यानी जो स्नेक था, जो स्वान यानी हंस की तरह जिसने अपना सिर झुकाया हुआ था उसके सामने। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, उसने कहा देखो बेटा ये इतना अच्छा संगीत है, इसको सुनो। ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट की उस आदमी ने, क्यों, क्योंकि वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चे ने तो अपनी उंगलियों से कान बंद कर लिए। एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और उसने अपनी बहुत ताकत से फिर से वो जोर से चिल्लाया।
आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child attention and quieten him. अब वो आदमी उस बच्चे को बैलून वाले के पास ले गया, ये सोचकर कि इतने सुंदर बैलून देखकर बच्चे का मन डिस्ट्रैक्ट यानी थोड़ी देर को वो भूल जाएगा और शांत हो जाएगा। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून? क्या तुम रेनबो कलर का बैलून लोगे? ही परजुएसिवली, उसने बहुत ही मनाते हुए कहा। The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. जो बच्चा थोड़ी देर पहले उन बैलून को बड़ी ललचाई नजरों से और सोच रहा था कि वो बोलेगा कि उसको चाहिए अपने पेरेंट्स से, अब उसने उन बैलून की तरफ, उड़ते बैलून की तरफ से अपनी आंखें फेर ली और सुबकने लगा, रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं मेरे पिता को, मुझे मेरे पिता चाहिए, मुझे मेरी मदर चाहिए, माँ चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। वो आदमी अभी भी बच्चे को चाह रहा था कि बहुत रो चुका है तो वो खुश हो जाए। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर, और वो सीधा कहाँ गया? जहाँ पे कि वो फूल वाला बैठा हुआ था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? देखो कितने सुंदर फूल है, क्या तुम सूंघ के देखोगे इनमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है? वुड यू लाइक ए गार्डन टू पुट राउंड योर नेक? क्या अपन एक माला खरीदें और तुम्हारे गले में डाल दें? The child turned his nose away from the basket. बच्चे ने तो एक झटके से अपनी नाक को वहां से हटा लिया, यानी उस टोकनी से। And reiterated his sob, और उसने फिर से वो सुबकने लगा। I want my mother, I want my father, यानी वो रिपीटेडली ये कह रहा था, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweet. अब उस आदमी ने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा हंसा दें, जो उसकी जो निराशा है, डिस्कॉन्सोलेट यानी जो इसकी निराशा है, उसमें कोई उपहार देकर, कुछ मिठाइयाँ देकर इसको थोड़ा सा हंसा दें, खुश कर दें। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। अब वो आदमी उसको मिठाई की दुकान पे ले गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड? तुम कौन सी मिठाई खाओगे बच्चे? द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप। बच्चे ने मिठाई की दुकान से भी अपना चेहरा दूर कर लिया और रोते हुए बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे केवल अपनी माँ चाहिए, केवल मुझे अपने पिता चाहिए। और ये स्टोरी, ये लेसन इस नोट पर खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी जो बहुत ही इमोशनल है, एक चाइल्ड साइकोलॉजी को, पेरेंट्स की साइकोलॉजी को बतलाती है और ये भी सिखाती है कि बच्चों, जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा अपने बच्चे के लिए सही सोचते हैं, सही करते हैं, और यदि वो कुछ कहते हैं तो उस चीज़ को सही मानकर उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए। और दुनिया में कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ पेरेंट्स से बढ़कर नहीं है। जय हिंद।